नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और साथियों, हम सब राज्य व्यवस्था में भाग 1 प्रारंभ कर चुके हैं और हमने 4 अनुच्छेदों पर चर्चा किया था। 1, 2, 3 और 4 मतलब अनुच्छेदों पर चर्चा हो चुकी थी। अब हम लोग देखेंगे जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है, उस पर डिस्कस करेंगे। और पहला मुद्दा हम लोग उठाएंगे छोटे राज्यों का मुद्दा। छोटे राज्यों का मुद्दा इसमें हमको सबसे पहले भूमिका समझनी पड़ेगी और भूमिका के बाद इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण जो होगा हमारा वो पक्ष और विपक्ष दोनों स्तर पर होगा और फिर हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे। हमेशा इसी फॉर्मेट पर हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो देखेंगे कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने इस बात को बखूबी समझा कि भारत एक बहुलवादी देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग यहाँ पर थे। यानी एक प्रकार से बहुलवादी संरचना हमारे यहाँ पाई जाती है। संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बहुलवादी संरचना को पूरी तरह से संतुलित करने का प्रयास किया था। लेकिन जानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है, विशाल देश है। विशाल देश होने के कारण लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाएं बढ़ने लगी समय के हिसाब से। और आज़ादी के बाद से ही विदर्भ हो, सौराष्ट्र हो, गोरखालैंड हो, हरित प्रदेश की मांग हो, लगातार उठती रही है। तो ये आप जितना हमने बोला इसको आप भूमिका में लिख दीजिएगा और इसके बाद हम देखेंगे, इसका विश्लेषण करते हैं हम कौन कौन से ऐसे तर्क दे सकते हैं कि छोटे राज्य बनने से जो हमारे बेनिफिट्स होंगे उस पर बात करेंगे। और इसके बाद फिर छोटे राज्य बनने से क्या नुकसान हो सकता है उस पर भी बात करेंगे और फिर मूल्यांकन कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं पक्ष में। छोटे राज्य अगर बनेंगे तो क्या होगा? छोटे छोटे राज्य बनेंगे तो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बनेंगे और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बनेंगे तो छोटे छोटे तहसीलें बनेंगी। छोटी तहसीलें बनेंगी तो छोटे छोटे ब्लॉक बनेंगे। यानी कुल मिला के छोटे राज्य बनने से प्रशासन जो होगा जनता के करीब आएगा। जनता के जब करीब प्रशासन आ जाएगा तो इससे जन सहभागिता क्या होगी? बढ़ेगी। जन सहभागिता बढ़ेगी। जन सहभागिता बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि प्रशासन का जो उत्तरदायित्व है वो भी बढ़ेगा और प्रशासन में पारदर्शिता भी आ जाएगी। यानी कि पारदर्शिता और प्लस उत्तरदायित्व दोनों प्रशासन का बढ़ेगा। जिससे क्या होगा कि जो जनता है, जनता का सशक्तिकरण होगा। यानी नागरिकों का उनका एम्पावरमेंट होगा, सशक्तिकरण हो जाएगा और प्रशासक जनता की भूमिका में आ जाएगा। यानी कि इससे क्या होगा? नागरिक सशक्तिकरण होगा। इससे क्या होगा कि प्रशासक जनता की सेवा की भूमिका में आ जाएगा। प्रशासक जनता
का सेवक। जब ये जनता का सेवक हो जाएगा तो इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार पे निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, लगाम लगेगी, यानी भ्रष्टाचार कम होगा। एक पॉइंट तो ये पक्ष में आप दे सकते हैं, प्रशासन जनता के करीब आएगा छोटे राज्य बनने से, जिससे जन सहभागिता बढ़ेगी, प्रशासन में पारदर्शिता उत्तरदायित्व बढ़ेगा, नागरिकों का सशक्तिकरण होगा, प्रशासक जनता का सेवक के रूप में नजर आएगा और जिससे भ्रष्टाचार क्या होगा, कम होगा। दूसरा पॉइंट आप देखिए पक्ष में, राज्य जब छोटे होंगे तो इससे क्या है कि राज्य अपने संसाधनों का उचित विकास कर सकते हैं, जनता की मांग के अनुरूप विकास की योजनाएं बना सकते हैं और जिससे तीव्र गति से विकास हो सकता है। कुल मिलाकर के राज्य अपने संसाधनों का उचित विकास कर सकते हैं, राज्य संसाधनों का उचित विकास कर सकते हैं। अपने अनुसार विकास की योजना बना सकते हैं। और इससे क्या होगा, तीव्र विकास होगा। जिसे आप उत्तर प्रदेश को लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप देखिए पूर्वांचल का हिस्सा है, इधर दक्षिण में पठारी हिस्सा है, बुंदेलखंड को आप देख लीजिए, पश्चिमी यूपी को देखिए, मतलब डिफरेंट टाइप के भौगोलिक क्षेत्र हैं और डिफरेंट टाइप के यहाँ पर डेवलपमेंट भी दिखाई देते हैं आपको। अब सपोज करिए कि बुंदेलखंड अगर अलग राज्य बन जाए तो बुंदेलखंड को पता है कि हमारी बेसिक नीड है जल की, पानी की समस्या वहाँ पर है, तो वो पानी की समस्या पर फोकस करेगा और निश्चित रूप से वो अपना जो संसाधन है उसका विकास करेगा ही करेगा, और उस विकास अगर उसका विकास कर लिया तो अपना डेवलपमेंट कर लेगा। अभी क्या है, सब बिखरा हुआ है, मुख्यमंत्री एक है वो पूर्वांचल पे फोकस करे कि पश्चिम पे फोकस करे कि बुंदेलखंड पे करे, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन जब अपने हिसाब से उसको करना होगा तो तेज़ी से विकास कर सकता है। और इसके एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, इन लोगों ने तेज़ी से क्या किया है, अपना विकास किया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड इत्यादि, इन लोगों ने अपना तेज़ी से विकास भी किया। उत्तराखंड को लीजिए, उत्तराखंड एकदम से पर्वतीय क्षेत्र है, अब वहाँ पर पर्यटन के साधन ही डेवलप हो सकते हैं, उसने उस पर फोकस किया और डेवलप कर लिया। उसको पता है ना कि हमको खेती पे नहीं करना है, उसमें अपना दिमाग लगाएगा। तो यही कह रहा है कि इस राज्य संसाधनों का उचित विकास कर सकता है, छोटे राज्य बनने से अपने अनुसार विकास की योजनाएं बना सकता है, जिससे तीव्र विकास होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। इसके अलावा आप तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरे पॉइंट में देखें कि राज्य सरकार तथा जो स्थानीय सरकार है इनके बीच में समन्वय स्थापित होगा, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है, जब छोटे छोटे राज्य होंगे तो जो सरकार होगी वो कहीं ना कहीं से उसका एक सीमित क्षेत्र होगा, छोटा राज्य होगा तो सीमित होगा। अब उसमें क्या है कि जो राज्य सरकार है और जो स्थानीय सरकार है, पंचायतें जो हैं, उनके मध्य में एक समन्वय स्थापित होगा, यानी छोटे राज्य बनने से राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इनके मध्य में समन्वय होगा। ये दोनों आपस में मिलकर के काम करेंगे, और जब स्थानीय सरकार के मध्य में समन्वय होगा तो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार ही विकास की नीतियां बनेंगी, स्थानीय जो आवश्यकता के अनुरूप ही विकास होगा। स्थानीय आवश्यकता अनुसार विकास होगा, क्योंकि जब स्थानीय सरकार राज्य सरकार मिल जाएंगे तो स्थानीय सरकारें बताएंगे ना सरकार को कि ये योजना चाहिए,
तो स्थानीय जो आवश्यकता है उन्हीं के हिसाब से नीतियाँ बनेंगी और उन नीतियों का व्यवस्थित क्रियान्वयन भी हो सकता है, क्योंकि जब स्थानीय सरकार उसमें शामिल होगी तो जाहिर सी बात है कि जो नीतियों का व्यवस्थित क्रियान्वयन हो सकता है। और जब व्यवस्थित क्रियान्वयन होगा तो ऐसी स्थिति में संसाधनों का अपव्यय नहीं होगा, संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा और स्थानीय स्तर पर उचित विकास होगा। यानी संसाधनों का अपव्यय नहीं होगा। और अपव्यय नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि स्थानीय विकास होगा, या आप कह सकते हैं ग्रामीण विकास होगा। और जब ग्रामीण विकास होगा तो गांव का व्यक्ति शहर क्यों जाएगा, तो शहरी प्रवसन में क्या होगा, कमी आएगी, प्रवसन में कमी आ जाएगी। लोग शहर क्यों जाएंगे कमाने अगर स्थानीय लेवल पर ही डेवलपमेंट कर दिया जाए। इसके अलावा आप देखेंगे कि छोटे राज्य बनाने का अर्थ है कहीं ना कहीं से डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। तो अगर हम कहें कि छोटे राज्य बनेंगे, इसका मतलब है कि विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि चौथा पॉइंट देखेंगे, छोटे राज्य का आशय है विकेंद्रीकरण, और विकेंद्रीकरण को जब बढ़ावा मिलेगा तो स्थानीय राजनीतिक दलों का विकास होगा, दलों का उदय होगा। और जब स्थानीय राजनीतिक दलों का उदय होगा यानी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होगा तो केंद्र एवं राज्य में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकार हो सकती है, सरकार हो सकती है। एक तो ये बात। दूसरी चीज़ क्या है कि जब क्षेत्रीय दलों का विकास होगा उदय होगा तो ये क्या होंगे, केंद्र सरकार को समर्थन देंगे। अगर पूर्ण बहुमत में नहीं आए तो केंद्र सरकार को इनका समर्थन भी हो सकता है, गठबंधन सरकार केंद्र बनेगी। तो ऐसे में केंद्र सरकार तानाशाही नहीं कर सकती। एक ये पॉइंट आप लिख दीजिएगा। तो ये 4 पॉइंट हैं जो आप समर्थन में लिखेंगे छोटे राज्य बनने के लिए। लेकिन इसके विपक्ष में देखिए कौन कौन से बिंदु हैं जो हमको लिखने चाहिए कि छोटे राज्य बनेंगे तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो समझिएगा। विपक्ष में तर्क जो देना है वो देखिए। इसका पहला पॉइंट देखिए, छोटे राज्य अगर हम ज़्यादा बनाएंगे तो फिर आपको क्या लगता है, भारत एक बहुलवादी देश है। कहते हैं ना कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। तमाम भाषा बोलने वाले लोग हैं, तमाम संप्रदाय के लोग हैं, तमाम धर्म के लोग हैं, तमाम जातियों के लोग हैं, यानी बहुलवादी समाज है। आप छोटे राज्य अगर कोई मांग रहा है उस मांग को पूरी करेंगे तो ये मांग कभी ख़त्म नहीं होगी। यानी छोटे राज्य बनाएंगे तो क्या होगा, पुनः मांग उठेगी, हमको भी चाहिए। और पुनः मांग उठने का मतलब है कि अंतहीन सिलसिला चलेगा।
ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, अंतहीन सिलसिला प्रारंभ होगा और कभी ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में संविधान का जो एकात्मक लक्षण है वो कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे में क्या है कि जो संविधान का हमारे एकात्मक लक्षण है वो कमज़ोर होगा, और जब एकात्मक लक्षण कमज़ोर होगा तो देश की एकता, अखंडता क्या होगी? प्रभावित होगी। एक ये पॉइंट, एक नेगेटिव पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज़ देखिए कि यह कहना कि छोटे राज्य बनने से ही डेवलपमेंट होगा, ये कतई उचित नहीं है। दूसरा पॉइंट ये लिख दीजिए कि छोटे राज्य से ही विकास होगा, ये तार्किक नहीं है, क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम इत्यादि। ये छोटे राज्य बनाए गए हैं लेकिन इनका विकास अभी तक नहीं हो पाया। एक ये पॉइंट आप लिखेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि छोटे राज्य बनने से जब तमाम राज्य बनेंगे तो राज्यों के मध्य में क्या होंगे? बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो जाएंगे। कैसे विवाद? सीमा विवाद, जल विवाद, परिवहन विवाद इत्यादि। इस तरह के विवाद उत्पन्न होंगे, और जब विवाद उत्पन्न होंगे तो क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि अमीर गरीब राज्यों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा? जब असंतुलन होगा, भाई किसी राज्य में कुछ ज़्यादा संसाधन हो गए और जब किसी में कम हो गया, असंतुलन होगा, तो इससे अमीर गरीब राज्यों का उदय होगा। तो क्या होगा? भूमिपुत्र का सिद्धांत उठ खड़ा होगा। भूमिपुत्र का सिद्धांत का आशय ये है, जैसे लोग कहते हैं ना कि महाराष्ट्र मराठियों के लिए, बिहार बिहारियों के लिए, गुजरात गुजरातियों के लिए। इस तरह की बातें होना शुरू हो जाएंगे, और जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी तो कहा गया है कि जो अविनाशी संघ की व्यवस्था है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया कि अविनाशी संघ होगा। अब ये क्या है? ये सब राज्य अपने अपने आप को एकदम से फ्री व्यवहार करना शुरू कर देंगे, हेट पैदा करना शुरू कर देंगे, जो कतई उचित नहीं होगा। तो इतनी बातें आप नकारात्मक लिखेंगे। मूल्यांकन आप सुन लीजिए ध्यान से। मूल्यांकन ऐसे लिखना है कि हमें छोटे राज्य पे सहमति नहीं देनी है मूल्यांकन में। पहली चीज़ तो अब समझ लीजिए पहले से ही। तो पिछले कुछ वर्षों से इस तरह की मांगें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पर्याप्त सर्वेक्षण, तकनीकी, आर्थिक व्यवहारिकता को ध्यान में रखकर ही छोटे राज्य बनाए जाने चाहिए। यदि राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए छोटे राज्य बनाए जाएंगे तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा को निश्चित रूप से प्रभावित कर सकता है। जैसा कि तेलंगाना राज्य की जब मांग हो रही थी तो उसके लिए एक श्री कृष्णा आयोग बनाया गया था,
और श्री कृष्ण आयोग ने भी यही बात कही थी कि राज्यों के ज़्यादा गठन ना किए जाए, बल्कि राज्यों को स्वायत्तता दी जाए, उनको आर्थिक सहायता दी जाए, उनको जो विविधता है उन सभी जो लोग अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं उनको प्रशासन से जोड़ने का काम किया जाए, क्योंकि हमारे देश में विविधता बहुत ज़्यादा है। छोटे राज्य बनाए जाने से क्या हो सकता है कि हमारे देश की एकता अखंडता प्रभावित हो सकती है। तो स्वायत्तता दे सकते हैं, उनको आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक स्वायत्तता दे सकते हैं, प्रशासन से सबको जोड़ सकते हैं, लेकिन छोटे राज्य बनाया जाना ही उचित नहीं। एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा, इस पर एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन, इसी पे आपका क्वेश्चन डील हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, छोटे राज्यों का निर्माण सिद्धांत अनुकूल है लेकिन व्यवहारिक धरातल पर अनेक समस्याएं पैदा कर सकता है। एक क्वेश्चन चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान संक्रमणकालीन परिस्थितियों में ज़्यादा छोटे राज्यों का निर्माण संघीय व्यवस्था को बाधित कर सकता है। एक ये प्रश्न, 2 क्वेश्चन लिखने का प्रयास करिएगा, इसी पर आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, दूसरा मुद्दा उठाते हैं। दूसरा मुद्दा है राज्य स्वायत्तता का। राज्य स्वायत्तता, समझते हैं कि राज्य स्वायत्तता का अर्थ क्या है, ये क्या है, यानी इसका अर्थ देखेंगे पहले हम, और इसके बाद हम देखेंगे कि आवश्यकता क्यों, राज्य स्वायत्तता की आवश्यकता क्यों है, और फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण कर लेंगे। और विश्लेषण में आप जानते हैं कि हमें पक्ष देखना है और हमें विपक्ष देखना है, और फिर इसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे। देखिए, राज्य स्वायत्तता क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। राज्य स्वायत्तता संघीय व्यवस्था से संबंधित एक विषय है। संघीय व्यवस्था से संबंधित एक विषय है। संविधान में राज्यों को सिद्धांत आप देखेंगे बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था है तो राज्यों को तो अधिकार मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन व्यवहार में जो अधिकार मिले हुए हैं उनको सिद्धांत व्यवहार में उनको लागू किया जाए तथा बदलती परिस्थिति के अनुरूप उनको और अधिकार प्रदान किया जाए। अर्थात राज्य स्वायत्तता स्वतंत्रता की मांग नहीं है कि हम भारत से आज़ाद होना चाहते हैं। राज्य स्वायत्तता स्वतंत्रता से भारत से स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि संघीय व्यवस्था में रहते हुए और अधिक अधिकारों की मांग है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया अर्थ आपको कि राज्य स्वायत्तता संघीय व्यवस्था से संबंधित एक विषय है। संविधान में राज्यों को जो सिद्धांत अधिकार दिए गए हैं व्यवहार में उनको लागू किया जाए, बदलती परिस्थिति के अनुरूप उनको और ज़्यादा अधिकार प्रदान किया जाए। अर्थात राज्य स्वायत्तता कोई स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि संघीय व्यवस्था में रहते हुए और अधिकार की मांग है। समझ में आई? अब प्रश्न उठता है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। अब देखते हैं कि एक तो समस्या है 356 की, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 जब चाहता है केंद्र सरकार 356 लगा करके राज्यों को राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकता है, वहाँ राष्ट्रपति का शासन लगा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति यानी गवर्नर की नियुक्ति, कहा ही जाता है कि गवर्नर जो होता है वो केंद्र का एजेंट होता है राज्यों में। वो नज़र रखता है हमेशा कि राज्य क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और उन सभी बातों को केंद्र को वो बताने का काम करता है, कड़ी का काम करता है। तो राज्यपाल आजकल कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि राज्यपाल कहीं ना कहीं से आप जानते ही हैं कि वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्यपाल की भूमिका, नौकरशाही की भूमिका, नौकरशाही की भूमिका आप जानते हैं। जो आईएएस लॉबी होती है,
अब आईएएस अफसर भले ही राज्यों के नियंत्रण में होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उनकी जो लायबिलिटी होती है वो केंद्र सरकार के प्रति होती है। वो अपने आप को केंद्रीय कर्मचारी मान करके व्यवहार करते हैं, राज्यों को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना वो कहते हैं। ठीक है, तो एक तो नौकरशाही की भूमिका, इसके अलावा समवर्ती सूची का मामला, समवर्ती सूची का मामला। आप जानते हैं कि समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है, इसमें ऐसे विषय डाले जाते हैं जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन सिद्धांततः तो ये बात सही है, लेकिन व्यवहार में इस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार ही बनाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इस तरह इस विषय पर इन विषयों पर राज्य ने जो कानून कोई बना दिया और अगर केंद्र ने भी बना दिया तो केंद्र वाला कानून ही मान्य होगा। तो एक समवर्ती सूची का मामला है। वित्तीय मामले भी देखिए आप, जो वित्तीय मामले हैं, आप देखेंगे लगभग टैक्स जो होते हैं केंद्र सरकार वसूल करता है, फिर राज्यों को बांटता है। तो वित्तीय आदान प्रदान को लेकर के भी राज्यों और केंद्रों के बीच में बड़ी ही समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद का मामला देख लीजिए आप। नीति आयोग हो चाहे एनडीसी हो, राष्ट्रीय विकास परिषद, कहने के लिए तो हैं ये सब राज्यों के डेवलपमेंट के लिए, सहयोग के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से यहाँ पर राज्यों के साथ भेदभाव होता ही है। तो ये सब कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनके कारण लगातार ये बात उठ रही है कि राज्यों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए, यानी इसलिए राज्यों को स्वायत्तता की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका विश्लेषण कि क्या राज्यों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। आइए देखते हैं विश्लेषण में। पहले हम इसके पक्ष में बात करेंगे और फिर इसके हम विपक्ष में बात करेंगे। चलिए, राज्य स्वायत्तता देने से क्या फ़ायदे होंगे। नंबर 1, बहुत ध्यान समझिएगा, स्वायत्तता देने से लोक कल्याणकारी राज्य का उदय होगा। जब राज्य को अधिकार आप ज़्यादा दे देंगे, जिम्मेदारी उसकी बढ़ जाएगी, तो वो तो सोचेगा ना कि जनता, अब तो जनता के सामने अब तो उसका बहाना नहीं चलेगा कि केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है, हमको अधिकार नहीं दे रही है, अब तो बहाना चलेगा नहीं। तो निश्चित तौर पे क्या होगा कि स्वायत्तता देने से राज्य क्या होंगे? कल्याणकारी होंगे, कल्याणकारी होंगे। जब राज्य कल्याणकारी होंगे तो चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, आधारभूत ढांचे का विकास हो, ग्रामीण रोजगार की बात हो, इन सभी योजनाओं पर राज्य हमेशा ध्यान देगी। क्योंकि वित्तीय स्रोत, अब क्योंकि होता क्या है कि इन सब चीज़ों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, वित्तीय स्रोतों की आवश्यकता होती है। और जब इनको वित्तीय अधिकार मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि राज्य अपने हिसाब से अपने संसाधनों का विकास करके भी उचित अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। देखिए, कल्याणकारी होने का आशय क्या है कि राज्य कल्याणकारी का होगा। इसका मतलब कि अब ये सर्व शिक्षा पर ध्यान देंगे, ग्रामीण रोजगार पे बातें करेंगे, आधारभूत संरचना पर जोर देंगे, ठीक है, इत्यादि, इस पर ध्यान देंगे। अच्छा, जब इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हमें वित्त की आवश्यकता होगी। अब वित्त की आवश्यकता है और राज्य अगर स्वायत्तता पा गया है, वित्तीय स्वायत्तता अगर उसके पास है, तो वो अपने आवश्यकता अनुसार नीतियां बनाकर क्या कर सकता है? विकास कर सकता है, या अपने उत्तरदायित्व को क्या कर सकता है? वो निभा सकता है। ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे राज्य स्वायत्तता देने से।
दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि राज्य स्वायत्ता अगर मिलेगी तो इससे क्या होगा। आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर बहुलवादी संस्कृति पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग, यानी कि यहाँ पर क्या है, बहुलवादी संस्कृति है। और जब बहुलवादी संस्कृति है और देश कैसा है हमारा, लोकतांत्रिक है, यानी जनता ही सरकार चुनेगी, तो आप समझते हैं कि जब राज्य स्वायत्ता मिलेगी तो विभिन्न छोटे या क्षेत्रीय दलों का उदय होगा। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र एवं राज्य में अलग अलग विचारधारा की सरकार हो सकती है। ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में अगर राज्यों को स्वायत्ता नहीं मिलेगी और केंद्र का हमेशा नकेल कसे रहता है केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर, जब अलग अलग पार्टियों की सरकार बनेगी तो हमेशा राज्य भेदभाव होगा। आप अक्सर देखते होंगे कि जब राज्यों में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन जब अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकार होती है तो हमेशा केंद्र और राज्य के बीच में टकराव होता ही रहता है। तो लेकिन जब स्वायत्ता होगी तो क्या मतलब है, आप गुस्सा रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, अलग अलग जगह सरकार होगी, स्वायत्ता अगर रहेगी, स्वायत्ता से क्या होगा, जो केंद्र पर निर्भरता राज्य की है वो कम हो जाएगी। जब केंद्र पर निर्भर ही नहीं है हम, तो आप क्या कर लोगे, तो राज्य अपने हिसाब से काम करता रहेगा। तो इस पर क्या होगा कि इससे संघीय व्यवस्था हमारी क्या होगी, मजबूत होगी। संघीय व्यवस्था मजबूत होगी। एक ये पॉइंट आप लिख दीजिएगा। तीसरा पॉइंट आप देखिए दोस्तों, भारत में आप जानते हैं कि मूलतः संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन व्यवहार में अगर आप देखिए तो राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है, भले ही राज्य को कहा जाता है सिद्धांता में है, लेकिन नियंत्रण उस पर केंद्र सरकार का। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत भी, हम कहेंगे तीसरा पॉइंट में क्या, कि मूलतः हमारा देश कैसा है, संघात्मक है। और संघात्मक का मतलब होता है कि केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियाँ होंगी, राज्यों को अधिकार मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि राज्य सूची पर किसका नियंत्रण है, केंद्र का नियंत्रण है। कैसे, आप जानते हैं कि जब भी कोई राज्य कानून बनाता है तो राज्यपाल के पास जब हस्ताक्षर होने के लिए जाता है तो आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल उस विधेयक को प्ररक्षित कर लेता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए, और वो राष्ट्रपति के पास भेजेगा। राष्ट्रपति 6 महीने में निर्णय लेकर के वापस भेजेगा। अगर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर नहीं किया तो वो कानून नहीं बन पाएगा। दोबारा राज्य ने पास करके भेज दिया, फिर राष्ट्रपति ने 6 महीने के बाद वापस भेज दिया, तो ऐसे कानून बन ही नहीं सकता है। साथ ही साथ 356 है, इसके 2 आर्टिकल हैं, एक तो आर्टिकल 200 और एक आप जान ही रहे हैं कि आर्टिकल 356 के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लगा करके राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बनाता है। तो जब इस तरह की बातें होती हैं जो संघात्मक व्यवस्था के क्या है, पूरी तरह से विरुद्ध है, अतः राज्यों को स्वायत्ता देनी ही चाहिए। ये आपके पक्ष में तर्क होंगे। अब हम विपक्ष में अगर तर्क देखें तो क्या क्या देखेंगे, इसके 2-3 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और इसको 2-3 बार आप PDF से भी पढ़ लीजिएगा।
तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा, एकदम से व्यवहारिक है ये। ओके, तो विपक्ष में देखिए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि आप स्वायत्तता अगर बहुत दे देंगे, वर्तमान की स्थिति देखिए, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है, और वैश्वीकरण में क्षेत्रीय पहचान की जगह पर केंद्रीय पहचान या राष्ट्रीय पहचान का महत्व है। क्योंकि अगर किसी देश के साथ संधि करना है, समझौता करना है, कोई निवेश कार्यक्रम अगर बनाना है, तो वहाँ पर केंद्र सरकार निर्णय लेगी, केंद्र सरकार संधि समझौता करेगी, राज्यों को वहाँ पर अधिकार नहीं है। और जब राज्यों को बहुत स्वायत्तता आप दे देंगे, पता चला कि केंद्र सरकार ने जाकर के अमेरिका में कोई साइन कर लिया, कोई संधि कर लिया, और वो मामला किसी राज्य से संबंधित है, राज्य ने कहा कि नहीं आपने कैसे कर लिया, हम इस पर सहमत नहीं हैं, तो ये समस्या हो सकती है। कहने का मतलब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, इस वैश्वीकरण के दौर में, वैश्वीकरण में क्षेत्रीय की जगह राष्ट्रीय पहचान महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे WTO हो, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते हो, वो कौन करेगा? WTO में हो, UNO में हो, या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते हों, इस पर कौन निर्णय लेता है? केंद्र सरकार ही निर्णय लेता है। अब राज्यों की स्वायत्तता अगर आपको बहुत मिल जाएगी, तो ऐसे में राज्य समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? राज्य समस्या उत्पन्न कर देंगे। इसको हम आपको और थोड़ा सा व्यवहारिक समझाने का प्रयास करेंगे, समझिएगा। जैसे कोई राज्य है, स्टेट है, मान लिया महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। अब केंद्र सरकार इसमें देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर स्टेट में आप देखिए अलग पार्टी की सरकार है। अब पता चला कि केंद्र सरकार ने कोई निर्णय ले लिया, जाकर के USA के साथ कोई TT साइन कर लिया और कहा कि हम 2-4 कंपनियां, फैक्ट्रियां लगाने की बात करिए कि आप ये महाराष्ट्र में हमारी इतनी फैक्ट्री लगेंगी। भारत ने सहमति दे दिया उस पर। वहाँ से चल के आए, महाराष्ट्र ने उस पर आपत्ति कर दिया कि आपने कैसे निर्णय ले लिया, हम अपने राज्य में इसको नहीं लगने देंगे। तो यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये चीज़ आप जानते रहिएगा। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट यह है कि पूर्णतया राज्य स्वायत्तता देने पर राज्यों की स्थिति जम्मू कश्मीर की जैसी हो सकती है। अब जम्मू कश्मीर जब राज्य एकदम से फ्री जैसा व्यवहार करेगा, तो वो कहेगा कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा? समस्याएं बहुत सारी उत्पन्न हो जाएंगी। यानी कि अधिक स्वायत्तता से राज्यों की स्थिति J&K जैसी हो जाएगी। अब जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो क्या होगा? नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद जैसी प्रवृत्तियां क्या होंगी? सर उठा के खड़ी हो जाएंगी। और ध्यान रखिएगा कि इन सब चीज़ों से लड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की। अब राज्य सरकार क्या करेंगे? राज्य सरकार अगर मान लिया, इसको ऐसे समझिएगा, व्यवहारिक स्तर पर ऐसा हो सकता है कि राज्य कहीं ना कहीं से इनको सहयोग कर दे, स्पॉन्सर्ड कर दे, तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको ख़त्म करे। तब ऐसे में क्या होगा कि जो देश की एकता अखंडता है वो प्रभावित होगी। एकता अखंडता प्रभावित होगी। ओके, एक पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट इसका आप लिखेंगे जो, वो देखिए, भारत वास्तव में एक अर्धसंघीय व्यवस्था वाला देश है। संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर एकात्मक लक्षणों को मिलाया गया है
और ज़्यादा स्वायत्तता अगर आप राज्यों को देते हैं तो जो एकात्मक लक्षण है वो कमज़ोर हो जाएगा, और ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं से हमारे यहाँ व्यवस्था कौन सी है, तो हम कहेंगे अर्धसंघीय व्यवस्था है। और ज़्यादा स्वायत्तता देने से क्या होगा, एकात्मक लक्षण कमज़ोर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से ये तो हमारे एकदम से संविधान के ढांचे के खिलाफ ही हो जाएगा, ये अच्छी बात नहीं। एक और समस्या है कि वर्तमान में आप देखेंगे भारत में राज्यों में बहुत सारे क्षेत्रीय दलों की सरकारें चल रही हैं जो केवल क्षेत्रीय हित की बात करते हैं, उनको देश से मतलब ही नहीं है। वो केवल अपने राज्य की बात करेंगे, अपने बहुत सारी जातिवादी पार्टी अपने जाति की बात करेंगे, अपने धर्म की बात करेंगे, वो कभी भी राष्ट्रीय हित की बात नहीं करते हैं। और ज़्यादा राज्यों को स्वायत्तता दिया जाएगा तो ऐसे में राष्ट्रीय हित क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। तो इसका चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट ये लिखेंगे कि वर्तमान में बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, अब स्वायत्तता इनको मिल जाएगी। और ये बात किसकी करते हैं, क्षेत्रीय हित की बात करते हैं, राष्ट्रीय हित की नहीं करते। एक ही समस्या होती। और जब राष्ट्रीय हित की बात नहीं करेंगे तब क्या होगा, ऐसे में जो राष्ट्र के हित हैं वो निश्चित रूप से उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ओके, ये 4 पॉइंट आप नेगेटिव लिखेंगे इनके विपक्ष में। मूल्यांकन सुन लीजिए ध्यान से, नोट कर लीजिएगा। तो उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि राज्यों के ऊपर केंद्र का ज़्यादा नियंत्रण है, फिर भी वैश्वीकरण में आर्थिक स्वायत्तता अवश्य देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति बनाई जाए जिसमें संघात्मक व्यवस्था सुरक्षित रहे और साथ ही राज्यों का उचित विकास होता रहे। जैसे समवर्ती सूची को और तर्कसंगत बनाया जाए, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद आदि को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। इसके लिए केंद्र को नीति, नियत और नैतिकता नियोजन के आधार पर राज्यों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन पे हमने विश्लेषण कर दिया। खूब ढंग से इसको लिखिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या राज्यों को अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए? इसी को लिखिए, इसी पे अगर घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप डील कर ले जाएंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, भाषा के आधार पर शुरुआत जो जैसे हुई थी आंध्र प्रदेश से, और उसके बाद पूरी क्या उसकी हिस्ट्री रही, सारी कहानी हम लोग समझेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।